प्रियंका की शादी सहारनपुर के एक शहर में ध्रुव से हो जाती है। प्रियंका एक इंटीरियर डिजाइनर होती है और उसका अपना एक बिजनेस होता है। ध्रुव का घर बहुत ही साधारण सा दिखता है। उनके घर में हर चीज पुरानी और घर के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। प्रियंका को लगता है कि वो इस घर को बहुत ही सुंदर बना सकती है। ध्रुव, ये घर बहुत ही पुराने तरीके से डेकोरेटेड है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। कभी ध्यान दोगे तो लगेगा ना। ऐसा लगता है कि हम शहर में रहकर भी गांव में रहते हैं। अच्छा, तो इस दिवाली तुम्हारे मनपसंद कलर से पेंट करवा देंगे, ठीक है? ओहो, पेंट से क्या होगा? ये फर्नीचर इतना पुराना हो गया है, खुद कह देता होगा कभी तो, भगवान के लिए बदल दो, भगवान के लिए मुझे बदल दो। कुछ भी बोलती हो तुम प्रियंका। अरे कितना सुंदर लगता है ये सोफा। हाँ, साइज देखा है इस घर के फर्नीचर का। ऐसा लगता है घर नहीं गोडाउन है। मुझसे नहीं, मम्मी और पापा से बात कर लो इस बारे में। ये सब उन्हीं की पसंद का आया है। हाँ, तभी तो इतना ओल्ड फैशन है। कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं। आप जाइए, ऑफिस जाइए। ध्रुव ऑफिस चला जाता है और प्रियंका अपनी सास से बात करने की सोचती है। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी कि अगर हम इस संदूक को यहाँ से हटा दें तो काफी जगह बच जाएगी ना। हाँ, इसे हटा देंगे और सामान कहाँ रखेंगे? अपने सर पर। अरे मम्मी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए ना, उसमें से एक भी चीज तो काम की है नहीं, तो क्यों ना हम उसे बेच दें। नहीं बहू, उसमें हमारे पुराने घर का बहुत ही अच्छा सामान है। पापा जी, ये घर भी तो पुराना ही लगता है। एक दिन प्रियंका की सहेली प्रिया उसके घर आती है। प्रिया घर को देखकर हंस पड़ती है। इतनी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर का ससुराल तो किसी पुराने म्यूजियम जैसा लगता है। क्या बताऊं, यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अरे जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हाँ, शायद तो ठीक कह रही है। अगले दिन प्रियंका की सास सोफे पर बैठी होती है तो देखती है कि सोफे का कपड़ा नीचे से फट गया है। अरे ये क्या, ये कपड़ा कैसे फट गया? मम्मी जी, मुझे लगता है कि ये किसी चूहे का काम है। क्या? चूहा? फिर से? सास सोफे पर चढ़ जाती है। अब तो मम्मी जी चूहा इस सोफे में अपना घर बना लेगा। क्या? तो क्या करे बहू, तू ही कुछ सुझाव देना। मम्मी जी, हमें स्टील वाले छोटे सोफे बना लेने चाहिए ताकि चूहे को घर बनाने के लिए जगह ही ना मिले। तू सही कह रही है बहू, मैं अभी तेरे ससुर को बोलती हूँ नए सोफे लाने के लिए। मम्मी जी, नए सोफे लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हीं से सोफे बना सकते हैं, आप बस देखती जाइए। प्रियंका सोफे तो नए बना लेती है, पर अब उसमें सिर्फ 2 ही लोगों के बैठने की जगह होती है। अरे ये क्या, इसमें तो बस 2 ही लोग बैठ सकते हैं। अरे बहू, तुझे तो पता ही है, हमारे घर कोई ना कोई आता ही रहता है। इतनी सी जगह में हम कहाँ बिठाएंगे उन्हें? अरे मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, उसका भी इंतजाम हो गया है। मैंने इस संदूक के ऊपर गद्दा लगवा दिया है और इसे पेंट करवा दिया है। ध्रुव उस पर बैठने की कोशिश करता है, पर संदूक की ऊंचाई ज्यादा होती है, इसलिए उसे बैठने में दिक्कत हो रही होती है। प्रियंका, कम से कम ये तो देखती कि संदूक की लंबाई कितनी ज्यादा है। ये बैठने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अरे आप भी ना, ये आजकल ट्रेंड में है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। प्रियंका धीरे धीरे घर की पूरी काया पलट कर देती है। एक दिन प्रियंका के ससुर के कुछ दोस्त घर पर आते हैं। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं? आइए आइए, अंदर आइए। अरे घर तो बड़ा खाली खाली लग रहा है, कहीं घर तो खाली नहीं कर रहे ना आप लोग? अरे नहीं, ये तो हमारी बहू का कमाल है। तुम बैठो ना रमेश।
रमेश को संदूक दिखता है और वो उस पर बैठने की कोशिश करता है और पीछे तक ना होने के कारण जैसे ही वो पीछे होता है गिर जाता है। अरे रमेश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक ही हूँ, बस आज तो बाल बाल बच गया मैं। सब लोग गुस्से से प्रियंका की तरफ देखते हैं। अब रमेश अंकल को बैठना नहीं आता तो इसमें संदूक की क्या गलती है? नहीं बहू, गलती तो हमारी है जो तुझे घर का मेकओवर करने दिया। सही कह रहे हैं आप। बहू, तू हमारे घर को पहले जैसा ही बना दे। ठीक है, आप लोग गुस्सा। एक मध्यम परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी भाभी शिवानी एक बड़े घर की बेटी। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। अरे भाभी, ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने। काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाम तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी, आपको आपके पापा ने कितने अच्छे कपड़े गहने दिए हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी इकलौती हूँ, लेकिन क्या करे, पापा है नहीं, पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहां शिवानी की सास आ जाती है। अरे क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से, आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। और वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक, क्या हुआ? आप इतने परेशान तो कभी नहीं दिखे, कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी, वैसे तो शादी का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन गहनों का रेट तो आसमान छू रहा है। कैसे क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अपने पूरे गहने अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए, गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत में भी नहीं ले सकता। ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था और तुम हो कि। तभी वहां सास आ जाती है। अरे तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने। सास गहनों का डिब्बा शिवानी के हाथ से लेकर वहां से चली जाती है। रीना की शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद शिवानी और अभिषेक उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूं, वैसे भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़रूरत भी है। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, कह रही थी कि आने वाले त्योहार में उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर लेना, उसके सास ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना के लिए छोटे से कान में पहनने के बूंदे भी। और क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान की ज्वेलरी दी थी, घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों और घर के खर्चों के बाद तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा। अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नजर हाथ के कंगन पर पड़ती है, सीधे बाजार जाती है और उसे बेचकर ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन फल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी,
जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे। तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है। तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। हाय भगवान, अरे बड़े घर की बहू है, इसी बात की जलन है ना तुझे। लेकिन याद रख, मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है। तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है, उसके साथ नहीं। लेकिन उसे सुकून था कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है। शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अमीर घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो, लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी खुश है। क्योंकि खुशी पैसों से नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है।